सभी को गुड आफ्टरनून। आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। तो आज जो हमारा 12 अगस्त है, 12 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उस बात पे मैं आपको चर्चा करूँगा। उस पर पीटी के हिसाब से कौन सा इम्पोर्टेंट सही रहेगा, कौन सा आर्टिकल, और मेंस के हिसाब से या इंटरव्यू के हिसाब से। तो ये इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। कृपया जितना से ज़्यादा आपको हो सके आप शेयर करने का प्रयास करें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीएस हो, आगामी एग्जाम्स जिनका जो भी होगा उनके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम लोग चलते हैं चाहिए आज के बारे में दोस्तों, कि आज का कौन सा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स, इसके बारे में क्या नोट करना है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। ये भी उस पर पहले से टिक लगा हुआ है, हालांकि ऐसा बात नहीं है, लेकिन तब पर भी मैं इसको कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है उस बात को मैं भी यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको बताते चलूँगा, और आप उसको पढ़ते हैं, सुनते जाएंगे चीज़ों को। आप नोट कर सकते हैं उसको वीडियो को देखते समय आप। चलिए तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आज का फर्स्ट जो आर्टिकल है क्या है कि उड़ी को दोहराने का बड़ा षड्यंत्र था वो विफल हो गया, जिसमें कि 2 आत्मघाती ढेर हो गए, जिसमें से 4 हमारे सब जवान भी जो है सो बलिदान हुए हैं। आगे अगर बात करें तो ये क्या था, तो स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, कब 15 तारीख को जो स्वतंत्रता दिवस है उससे ठीक पहले क्या हुआ है, तो कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान जो परास्त आतंकियों ने सैन्य शिविर पर जो उड़ी के जैसा जो आत्मघाती हमला करने की कोशिश किया था वो विफल हो गया है, जिसमें से हमारे 4 जवान जो थे वो शहीद हो गए हैं। आतंकियों से बरामद जो हथियार मिले उसमें स्टील बुलेट ये सब मिली है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से भी भेज सकती है। इससे पता चलता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ क्या हुआ, भारी नुकसान पहुँचाने के राय से आए हुए थे। इसको ये हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है कि बाराती बन आयकर अफसरों ने मारा छापा मारा है। आयकर अधिकारियों ने महाराष्ट्र के कहाँ जालना एवं छत्रपति संभाजी महाराज नगर जो औरंगाबाद है वहाँ पर उन्होंने छापामारी किया है आयकर विभाग ने। तो इस पर आपको भी देख लेंगे चाहिए। आगे एक और है कि आपका आतंकवाद के मुद्दे पर मतलब जब सामने आया चीन का फिर दोहरा रवैया, उन्होंने रवैया स्टार्ट हुआ है का क्या है इस बारे में समझेंगे चाहिए। अभी क्या हुआ है, चीन की कथनी और करनी में अंतर है। कहते हैं ना चीज़ें, चीन की कथनी और करनी में अंतर है। तो क्या है कि ताज़ा उदाहरण अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर यूएनएससी में देखने को मिला है भारत और अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद की आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे चीन के दावे की वजह से पारित नहीं किया जा सका। यह तब से हुआ जब 2 दिन पहले ही चीन ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में कहा था कि आतंकवाद के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यूएनएससी में अब्दुल रऊफ अजहर को लेकर प्रेस प्रस्ताव सिर्फ चीन ने विरोध किया था, मतलब वीटो किया था, जबकि अन्य सभी 14 मतलब टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी, जिसमें से 14 सदस्यों ने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन सिर्फ चीन ने वीटो कर दिया। चीन ने इसका मतलब वही कि समर्थन नहीं किया, मतलब वीटो कर दिया। कुछ वर्ष पहले जो है सरगना मसूद अजहर को लेकर भी वो ऐसा कर चुका है। भारत ने चीन के इस रवैये से गहरा रोष व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, विदेश मंत्रालय जो है उनका कहना है कि जिन आतंकियों को चीन ने हाल ही के हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से बचाया है उनके खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिन पर दुनिया के तकरीबन सभी देश भरोसा करते हैं, आगे अगर बात करें 2022 की जो है कि जून में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों को साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कहा था और संयुक्त बयान भी जारी किया था। चीन ने ये भी कह चुका है, लेकिन फिर पीछे हट गया उन्होंने, मतलब इसी वजह से कहते हैं उसका जो कथनी और करनी में अंतर है उसका। और अगर बात करें जो मसूद अजहर है कौन, तो मसूद अजहर का जो छोटा भाई है उसका नाम है रऊफ। मसूद अजहर का जो छोटा भाई उसी का नाम है रऊफ, मतलब जैश का आतंकी रऊफ उसके सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई है, और कश्मीर में क्या करता है तो आतंकवादी को भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहता है। जब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF की वजह से मसूद अजहर की सार्वजनिक गतिविधियों पर लगाम लगी है, तब से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रऊफ को आगे कर रखा है। तो इससे क्या हुआ, चीन ने अपना वीटो कर दिया फिर से। आगे चलेंगे चीज़ें। खेल पदक विजेताओं में को दाखिले में क्या हुआ है, प्राथमिकता होना चाहिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में इस बार क्या हुआ है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में CUT दाखिल होंगे, और विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, एडमिशन लिया जाएगा इसमें।
और बहुत सारे इसमें क्या है कोर्स भी, कोई नया नया कोर्स भी आए हैं, इसको आप देख लेंगे चाहिए, जिनको जो ज़रूरत पड़ेगा वो आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। देखिए एक और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो जब देखने को मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। निगम में ख़त्म हो सकते हैं डेपुटेशन के 1000 पद। तो केंद्र सरकार वो अन्य विभाग जो डेपुटेशन पे प्रतिनियुक्ति जो होती है उसमें निगम में आने वाले अधिकारियों में जल्द ही बड़ी संख्या में कमी देखने मिलेगा। नगर निगम क्या किया है, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम क्या किया है, तो विभिन्न विभागों में पद कम करने के लिए जल्द ही एस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल जारी करने जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के पद का विवरण दिया जाएगा, इसमें पद को समाप्त किया जाएगा, जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के पोस्टिंग को लेकर जनप्रतिनिधि उठाते रहे सवाल उठाते रहते हैं। आगे चले तो देखिए पायलटों के मामले में देखिए अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हमारे भारत के लिए कि भारत में महिला पायलटों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। मतलब भारत में नारी सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियानों का असर अब दिखने लगा है। एक ऐसा देश जो वैश्विक लैंगिक समानता की रैंकिंग में 146 में 135वें स्थान पर है, उस देश में महिला पायलटों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वीमेन एयरलाइन पायलट्स ने रिपोर्ट जारी कर यह जानकारी दिया है कि भारतीय एयरलाइंस में पायलटों में 12.4% महिलाएं, मतलब आंकड़े के अनुसार अगर बात करें पूरे दुनिया में पायलटों में 5.8% महिलाएं हैं। भारत महिला पायलटों के मामले में विश्व औसत से आगे निकल गया है। भारत में महिला पायलटों का अनुपात 12.4%, मतलब 12.5% कह सकते, जो विश्व में सबसे अधिक है। तो अभी तक जो है सो अगर बात करें दुनिया में महिला पायलटों की संख्या जो है भारत में सबसे अधिक है पूरे विश्व में, तो इस बात को ध्यान देंगे। इसी में एक और है हमारा कि सभी नागरिकों को सम्मिलित किए गए बगैर लोकतंत्र अर्थपूर्ण नहीं है। इस बारे में चुनाव आयोग का ये स्टेटमेंट आया है क्या कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि कोई भी लोकतंत्र तब तक अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक नहीं हो सकता है जब तक उसमें सभी नागरिकों को सम्मिलित नहीं किया जाए। सभी को क्या है, तो सभी को समावेश बिना किसी भय या पक्षपात को होना जरूरी है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में मौजूद होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो है सो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कि वे लोकतांत्रिक देशों के मूल्यांकन करने और रैंकिंग देने के तरीकों में सुधार की सलाह देते हुए कहा कि इसकी प्रक्रिया उद्देश्यपरक और संदर्भित होनी चाहिए। इसमें निर्वाचन प्रबंधन से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक मानकों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने कहा 1971 के चुनावों में से भारत में महिला मतदाता 235.72% बढ़ गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी चुनाव प्रबंधन निकायों को आत्मनिरीक्षण करने के साथ ही अपने सिस्टम को सशक्त बनाने का कदम उठाना चाहिए। नागरिकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के बीच निर्वाचन प्रक्रिया की चुनौतियां भी बढ़ रही है, इस बात पर उन्होंने कहा। एक और न्यूज़ है आपका कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा कि भारत में इंटरनेट मीडिया क्षेत्र के लिए स्वनियामक पर गूगल को आपत्ति है। शिकायतों की सुनवाई के लिए उन्होंने कहा है कि शिकायतों की सुनवाई के लिए भारत में इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र के लिए स्वनियामक निकाय बनाने के लिए प्रस्ताव पर गूगल ने आपत्ति व्यक्त किया है। हालांकि फेसबुक और ट्विटर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि अगर कंपनियां चाहे तो वो स्वनियामक निकाय के लिए भी तैयार है, लेकिन दिग्गज कंपनियों के बीच आम सहमति के अभाव से क्या हुआ है कि समिति के गठन की संभावना बढ़ गई है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे चलें। आगे मनुस्मृति लेकर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, सोशल इशू के लिए भी हुआ। कल भी मैंने सोशल इशू का एक जिक्र किया था, आज भी एक है कि मनुस्मृति जैसे वैदिक ग्रंथ महिलाओं को देते हैं सम्मान, ये जज प्रतिभा सिंह का कहना है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज हैं प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मनुस्मृति जैसे वादक शास्त्रों ने हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थान दिया है। हमारे पूर्वज जो थे क्या थे वो तो अच्छी तरह जानते थे कि उनका सम्मान कैसे किया जाता है। मनुस्मृति ही कहती है कि यदि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो आपके द्वारा किए जाने वाले सभी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में होने के लिए हम भाग्यशाली हैं जो महिलाओं के नेतृत्व में भूमिकाओं की प्रगतिशील। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि
हम निचले स्तर पर महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा और गलत बर्ताव को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, उच्च स्तर पर और मध्यम स्तर पर हम महिलाओं को आगे बढ़ते देख रहे हैं। जहाँ वरिष्ठ और नवोदित महिला वकीलों के बीच नियमित रूप से बातचीत होती है, हम युवाओं को कानून में आने और मुकदमेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, बल्कि सर्वोच्च सिस्टम बनाने के बारे में जो महिला के अनुकूल है और जहां वे देश की प्रगति में अपनी शिक्षा का उपयोग कर सकती हैं। ये बहुत ही सोशल इशू से रिलेटेड बहुत ही अच्छा न्यूज़ था महिला को रिलेटेड। देखिए यहाँ भी एक अच्छा आपका आर्टिकल है कि सीमा विवाद पर 31 तक दौरे पूरे करें असम और अरुणाचल की समितियाँ। असम ने प्रस्ताव दिया है, असम में क्या किया है, ये असम ने एक प्रस्ताव दिया है कि अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर मतभेदों को सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को गठित क्षेत्रीय समिति को अगस्त के अंत तक विवादों को क्या कह रहा है, क्षेत्रीय जो विवाद है उसको मिटा देने के लिए कहा जा रहा है, समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस बात को देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्थिक महाशक्ति के राह पर भारत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको देख लेना चाहिए था, पढ़ना जरूरी होगा आपके लिए। आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें क्या बहुत ही अनेक महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है इसके कि भारत जो है तमाम उतार चढ़ाव के बीच महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य को 2050 तक हासिल किया जा सकता है। ऐसा मानने के अच्छे भले कारण जैसे भी हैं, जैसा कि भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर बात करें हमारा भारत क्या है तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य शक्ति में भी 4थी सबसे बड़ी ताकत देश है। विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश भारत है, जो विकास को तेजी से आगे बढ़ने में लाने में सक्षम है। सटीक एवं कारगर कूटनीति के परिणामस्वरूप विश्व मंच पर भारत की स्थिति निरंतर मजबूत होती जा रही है। कोरोना के लहर के बावजूद विश्व भी भारत के फार्मास्यूटिकल और IT उद्योग का लोहा माना है और उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति किया है। और विश्व के 4थे पायदान पर खड़ा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपनी धमक दिखा रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। भारत की बढ़ती आर्थिक विकास की दर भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बदलती आर्थिक स्थितियों में विदेशी निवेश की गति बढ़ रही है। विनिर्माण से क्या हो रहा है कि सूचना तकनीक तक, केमिकल उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक तक, उद्योग तक, कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र तक सभी प्रतिरूपों में भारत जो है विश्व मानचित्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। अब अगर बात करें भारत के बारे में, एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार, एशिया पावर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत विश्व का ताकतवर देशों में अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4था स्थान पर है। भारतीय सैन्य क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। आज भारत की सेना किसी भी शक्ति को चुनौती देने में सक्षम है। अब समय की मांग है कि दक्षिण के अतिरिक्त कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ईसाई देशों के साथ मिलकर तकनीकी, आर्थिक, सामरिक संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। चीन की जो दादागिरी से त्रस्त दक्षिण एशियाई देश है, भारत की सेना के साथ मिलकर एक बड़ा संगठन खड़ा कर सकती है। इससे न केवल क्या होगा कि भारत की सेना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि समुद्री क्षेत्र में चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसमें भी कमी आएगा। इससे क्या होगा कि व्यापार से 2 लाभ मिलेगा। 2 लाभ कौन कौन सा मिलेगा? तो फर्स्ट लाभ की अगर बात करें, व्यापार में आधुनिक वृद्धि के साथ से भारत के विनिर्माण का गढ़ बनने में मदद मिलेगा। दूसरा है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति का दायरा बढ़ने में स्थिरता बढ़ेगा। विश्व की बदलती परिस्थितियों में महाशक्ति बनने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक होता है। विश्व की जो परिस्थिति है, महाशक्ति बनने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। किसी महाशक्ति जो है देश की आर्थिक नीतियों की दिशा में विदेश नीति से ही निर्धारित होता है। विश्व बैंक की अगर रिपोर्ट की बात करें 2050 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान एशियाई देशों का होगा। अभी जो हाल ही में जुलाई 2022 का जो रिपोर्ट आया उसमें भारत क्या है तो भारत की GDP वृद्धि दर जो है विश्व में सर्वाधिक रहा है और 22 में भी सर्वाधिक रहने का अनुमान है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान है भारत में तो किसका? इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रमुख भूमिका से रहा है, जिसने औद्योगिक मजबूती के साथ GDP को भी मजबूत किया है। आज विदेशी कंपनियाँ प्लांट लगाने में भारत क्या हो रहा है तो भारत की ओर रुख कर रही हैं। आगे है कि भारत क्या है कि 2030 तक जापान को छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 30 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, वास्तव में आने वाले वही देश महाशक्ति बनेगा जिसके पास आधुनिक तकनीक होगा। तकनीक मोर्चे पर निवेश की बिना किए देश महाशक्ति बनने के लिए सोच भी नहीं सकता है। भारत की तकनीक कमाल है कि इसरो ने एक रॉकेट के जरिए 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ध्यान देंगे इस बात की ओर। अभी इस राह में भी कुछ कमियां चुनौतियां हैं, हालांकि इस राह में है चुनौतियां क्या क्या है? साथ ही भ्रष्टाचार, बेवजह विरोध प्रदर्शन, धार्मिक गतिरोध, गरीबी, समानता, अलगाववाद आदि समस्याओं से पार होना पड़ेगा।
विभिन्न राज्यों में कमजोर सामाजिक मानकों पर भी कार्य करना होगा। सेना को आधुनिक तकनीकी से लैस करना होगा। प्राकृतिक लैस और तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना पड़ेगा और युवा शक्ति की संभावनाओं को अधिकतर दोहन करना होगा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बात करें नोटा को खोटा होने से बचाएं, ये हमारा नोटा को खोटा बचाया गया है। किस लिए कहा गया है तो बता रहे हैं। हमारा चुनाव जो होता है उसमें नोटा बटन होता है, उसके लिए कहा अगर नोटा को समय रहते राइट टू रिजेक्ट के रूप में प्रभावकारी नहीं बनाया गया तो अब यह अपनी प्रासंगिकता खो देगा। तथा हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, डेमोक्रेटिक रिपोर्ट ADR ने जारी किया, उसमें आया है रिपोर्ट आंकड़ा आया है कि पिछले 5 साल में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोटर का बटन दबाया था। अगर रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया, जहां 51,660 लोगों ने वोटर का बटन दबाया था। सबसे कम 100 नोटा का वोट लक्षद्वीप में दर्ज है। इस बात को ध्यान देना चाहिए कि नोटा को समय रहते प्रभावकारी नहीं बनाया गया तो ये अपनी प्रासंगिकता जो उसको खो देगा, तो इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है। भारतीय चुनाव प्रणाली अगर बात करें तो भारतीय चुनाव प्रणाली में का फैसला केवल योग्य मतों के आधार पर होता है, भले ही उम्मीदवार को एक भूई वोट क्यों न मिले हो। चुनाव प्रणाली के मुताबिक नोटा एक अयोग्य मत के रूप में गिना जाता है। इस कारण क्या होता है वह अधिक संख्या में होने के बावजूद बेअसर ही रहता है। यहाँ तक कि उम्मीदवारों की जमानत जब्त करने के लिए भी नोटा के वोटों को नहीं गिना जाता। किसी भी उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के लिए कुल प्रयोज्य मतों का 1/6 भाग ही गिना जाता है। यही सवाल है कि जब चुनाव पर नोटा का कोई असर नहीं पड़ता तो इसे लाने का क्या मतलब है। अब बात करें कि इसको अपने यहाँ 2006 में नोटा का विकल्प हटा दिया गया। पाकिस्तान में 2013 के बाद नोटा को हटा दिया गया। अमेरिका ने भी 2000 में नोटा का विकल्प हटा दिया गया। और भाई इसी तरह से अगर भारत की अगर बात करें तो अगर भारत में भी समय रहते नोटा को राइट प्रोजेक्ट के रूप में प्रभावकारी नहीं बनाया गया तो यहाँ भी यह अपनी प्रासंगिकता खो देगा। चुनाव मतदाता इच्छा पर आधारित प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था का प्रावधान करता है। जनता की नज़र समस्त योग्य उम्मीदवारों में से चुनाव थोपा गया चुनाव होता है, जो कि आदर्श चुनाव की प्रकृति के विरुद्ध होता है। और इसलिए आज की आवश्यकता नोटा को खोटा होने से बचाने के लिए इसके प्रयोग को लेकर विशेष दिशा निर्देश तय किए जाने की है। यदि किसी चुनाव में नोटा को बहुमत मिलता है तो चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। यदि बहुमत मिलता है तो उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा। चीन जो है सो चीता लाने में हो सकती है देरी। दक्षिण अफ्रीका सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति का इंतजार है। क्या हो रहा है, कहाँ से चीता लाया जाएगा तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अगस्त मध्य तक बीच तक क्या कह चीता जाने की संभावना कमजोर होती दिख रही है। भारत को चीता देने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार को अभी तक वहाँ की राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है क्योंकि 2000 से हम लोग मंगा रहे थे। क्या है कि भारत जो है उसमें 1947 तक आखिरी बार देखा गया था चीता। भारतवर्ष में 1947 में आखिरी बार चीता देखा गया था। अविवाहित मध्य प्रदेश के सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में है वो वर्तमान अभी, जंगल में दिखाई दिया था चीता। वहाँ के राजा शिकार किया गया था। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीता को विलुप्त प्रजाति की अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इसलिए हम लोग फैसला किया गया था कि वहाँ से चीता को मंगाया जाएगा। उसमें अभी राष्ट्रपति का, वहाँ का राष्ट्रपति है, उसकी अनुमति नहीं मिली है। अब चले ये क्या कहते हैं श्रीलंका, IR का न्यूज़ है आपका कि श्रीलंका के आग्रह को ठुकरा हम्बनटोटा नदी पहुंचा चीनी का क्या तो जासूसी पोत। इसकी मैं अगर बात करें तो भारत की आपत्ति पर श्रीलंका ने पोत का आगमन टालने को कहा था और क्या हुआ, बौखलाए चीन ने पोत की संख्या बढ़ा दिया। इसमें यह है भारत किस लिए चिंतित है, भारत परेशान किस लिए है, भारत को परेशानी किसका है। तो भारत इसलिए ज़्यादा चिंतित है कि यह पोर्ट ट्रैकिंग एंटीना वो अत्याधुनिक सेंसर से लैस है। यह क्या करेगा कि यह भारत के दक्षिणी हिस्से के अधिकांश मिसाइलों और सैन्य गतिविधियों के अलावा ढांचागत परियोजनाओं पर करीबी निगरानी करने की क्षमता रखता है। इस हम्बनटोटा बंदरगाह से इसके जरिए उड़ीसा की तट गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए भारत जो है सो परेशानी है भारत के साथ, हमारे साथ। आगे चलेंगे चीज़ें। दादा भाई नौरोजी के लंदन वाले घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया। ब्लू फ्लैग सम्मान। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह और ब्रिटेन का प्रथम भारतीय संसद दादा भाई नौरोजी के लंदन इसी जो घर है उनका, उसको ब्लू फ्लैग सम्मानित किया गया। 19वीं सदी के नौरोजी यहाँ लगभग 8 वर्ष रहे थे। ज्ञातव्य है कि ब्लू ब्लैक योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी लंदन में स्थित ऐतिहासिक इमारतों को यह सम्मान देती है। इस ब्लू फ्लैग में क्या लिखा है, इस ब्लू फ्लैग में जो क्या लिखा है उसके बारे में बात करें। लिखा है कि दादा भाई नौरोजी 1825 में तक भारतीय राष्ट्रवादी और सांसद यहाँ रहे थे। इंग्लिश हेरिटेज के एक बयान के अनुसार नौरोजी 7 बार इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में अपनी ज़िंदगी 3 दशक से ज़्यादा तक समय बिताए थे। नौरोजी 3 दशक से ज़्यादा समय बिताए हैं वहाँ।
आगे चलेंगे तो नई दिल्ली और ताइपे की निकटता जो है, आज कृपया आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो सकता है, 25 से 26 तक मैंने कहा भी था, तो इस बात को ध्यान देंगे। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, क्या है कि नई दिल्ली और ताइपे की निकटता, भारत की ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देने के साथ साथ ताइवान के साथ भी अनौपचारिक रिश्तों की निरंतरता बनाए रखी है। ताइवान के साथ भारत ने भले ही औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित न किए हों, लेकिन वर्ष 1995 में भारत ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की गई और गलवान घाटी के बाद वर्ष 2020 में गौरंगलाल दास को ताइपे में डेवलपमेंट पे भी नियुक्त किया गया था, भारत ने नियुक्त किया था। वैसे भारत अगर बात करें 2010 से ही चीन को कुछ संकेत देना शुरू कर दिया था। इस पर शुरुआत में अगर बात करें तो क्या किया था भारत, इसको 10 से ही चीन को संकेत देना शुरू कर दिया था। यही नहीं, भारत जो है 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में तिब्बत के प्रशासन जो है उनको प्रशासन के अध्यक्ष लोबसम सांगे और ताइवान के राजदूत योंग चुक्वांटी को भी आमंत्रित किया गया था। अब भारत और ताइवान वर्ष 2018 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध में नई गतिशीलता आई है। ताइवान की जो कंपनी है क्या है, भारत के सबसे बड़े निवेशकों से एक है। दरअसल ताइवान के साथ भारत के संबंध की शुरुआत शुरुआत की अगर बात करें पिछले सदी के अंतिम दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी के समय हुआ था। लुक ईस्ट पॉलिसी के समय हुआ था, ये वर्ष 1995 में नई दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया की स्थापना और ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन की स्थापना लुक ईस्ट पॉलिसी का ही परिणाम था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इन संबंधों में और नए आयाम जोड़े, जिनमें वाणिज्य के साथ प्रौद्योगिकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल है। अमेरिका क्या है, चीन को रणनीतिक रूप से घेरना चाहता है। भारत उत्तरी पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा पर पड़ोसी देश को उसकी गतिविधियों में काउंटर करना चाह रहा है, यह को ध्यान देंगे। आगे अगर बात करें तो ताइपे को समूचे विश्व में एक टेक पावर हाउस के रूप में देखा जा रहा है। किसके रूप में? टेक पावर हाउस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन घटती जन्म दर और प्रवासन में वृद्धि के कारण ताइवान में कुशल श्रमिकों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में भारत के प्रोफेशनल्स और कामगारों के लिए ताइवान के एक बेहतर गंतव्य साबित हो सकता है। बहरहाल अगर बात करें नई दिल्ली ताइपे के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में मजबूत बनाना समय के अनुरूप होगा। इस दृष्टि से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए इस बीच में? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इस दिशा में बढ़ते जो समय है वन चाइना पॉलिसी को बाधा के रूप में देखने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC जो है, गुलाम कश्मीर क्षेत्र में नैतिकता का पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात को ध्यान देते रहना है। इसको आपको आंसर में कोट कर सकते हैं। IR की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये में। और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल आपका कि शासन में हो सुशासन संहिता। ये भी हमारा गुड गवर्नेंस का है, गवर्नेंस का हालांकि ये टॉपिक है। आज हमारे देश में रणनीति और कार्यकारी इकाइयाँ समेत तमाम जन कल्याणकारी संगठन नैतिक रूप से कितने सबल हुए, ये इसे समझने का समय आ चुका है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में हैं, इसे समझना चाहिए कि दरअसल आचार संहिता, इसमें अगर समझना चाहेंगे हम, आचार संहिता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और प्रशासनिक कानूनों से लोक सेवकों के लिए नैतिकता को सबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर भ्रष्टाचार से मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है। लोकतंत्र का लेखा जोखा जो है संख्या बल पर है, ना कि सत्यनिष्ठा और सत्य नैतिकता पर। ठीक है, आचरण नीति केवल लोक सेवकों के लिए नहीं बल्कि उस शासन के लिए भी व्यापक रूप में होना चाहिए जो राष्ट्र और राज्य में ताकतवर हैं और वैधानिक सत्ता में पोषित हैं। साथ ही देश बदलने की इच्छा शक्ति तो रखते हैं, लेकिन ज़्यादा से मुक्ति नहीं है। स्पेन की अगर बात करें, हम स्पेन उदाहरण के तौर पर जा रहे हैं हम लोग, स्पेन की सुशासन संहिता पर दृष्टि डालें तो यह दुनिया में कहीं अधिक प्रखर रूप में दिखता है। यहाँ निष्पक्षता, सतर्कता और आत्मसंयम को लेकर जनसभा के प्रति समर्पण समेत 15 अच्छे आचरण के सिद्धांत नहीं थे। आचार नीति मानव चरित्र और आचरण से संबंधित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आचार नीति पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता से संबंधित कई सिद्धांतों को घेरा था। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इसमें क्या होगा? तो लड़ाई लड़नी होगी। इस बात को बिना दुविधा के समझ लेना ठीक नहीं होगा। देश तभी ऊंचाई को प्राप्त करता है जब शासन में आचार नीति सतही सही नहीं हो। जिम्मेदारी और जवाबदाही जो है क्या है? अगर बात करें हम गवर्नेंस में, तो जिम्मेदारी
जिम्मेदारी और जवाबदेही आचार नीति के अभिन्न अंग हैं। यह सुशासन की पराकाष्ठा है। आचार नीति जो है, आचार नीति एक ऐसा मानक है जो बहुआयामी और यही कारण बहुआयामी है और यही कारण है कि यह दायित्वों को बोझ को आसानी से समझ लेती है। यदि दायित्व बड़े हों और आचरण के प्रति गंभीर न हो तो जोखिम बड़ा होता है। अब है यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ये हेडलाइंस आ गया कि भारत सरकार का आचार संहिता क्या है। तो भारत सरकार ने एक आचार संहिता निर्धारित किया है। उसमें क्या है, तो जो वो क्या करता है, एक आचार संहिता निर्धारित के जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के मंत्रियों पर लागू होती है। इनमें कई अन्य बातों के साथ मंत्रियों द्वारा उनकी संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक करने के साथ ही सरकार में शामिल होने से पहले वे जिस किसी भी व्यवसाय में थे उसे स्वयं को अलग करने के अलावा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य आदि के मामले में कोई योगदान या उपहार स्वरूप नहीं करने की बात कही गई है। अगर हम इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से बदलाव का प्रतिनिधित्व होता है और उन्नति उसका उद्देश्य कुछ ही लोगों की आकांक्षा की ओर ऊपर उठना और सत्ता हथियाना और नैतिक विहीन होकर स्वयं का शानदार भविष्य तलाशना या न तो नेतृत्व की श्रेणी है और न ही आचार संहिता का हिस्सा। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कथन फिर ध्यान आ रहा है। उनका कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का कि सुयोग्य नेता नैतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। जाहिर है कि यदि नेता सुयोग्य है तो आचार नीति का समावेश स्वाभाविक है। इस बात को बहुत अच्छा ये आर्टिकल है, आपको इसमें आप पढ़ लेना होगा, इसको बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बात करें तो ये मुद्रास्फीति 6% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मंत्रालय का जो रिपोर्ट है इसमें क्या कहा जा रहा है, तो मुताबिक मुफ्त राशन के वितरण के लिए सरकार के पास वित्तीय गुंजाइश हमेशा बरकरार रहेगा। पिछले 6 महीने में अगर बात करें तो महंगाई दर जो है 6% से ऊपर चल रही है। शुक्रवार आने हैं, जुलाई को आंकड़ा उसमें जारी किया जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। आगे 2030 तक जो है भारत ब्रिटेन के बीच जो व्यापार चल रहा है वो दुगुना हो जाएगा। कहा जा रहा है क्या, तो भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला कारोबार वर्ष 2030 से दुगुना हो जाएगा। यह अनुमान ग्रांट थर्नेटर CI के रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत व ब्रिटेन के बीच $31.34 का कारोबार किया गया, जो 20 से 21 के मुकाबले 35.2% अधिक है। तो इस बात को देखेंगे क्या है, जो वर्ष 2022 भारत का 12वां सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी देश रहा। भारत ब्रिटेन से आयात के मुकाबले ब्रिटेन को निर्यात अधिक करता है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर वार्ता भी चल रही है, बात को भी ध्यान देना है। तो इस बात को पढ़ लेंगे चाहिए। और आगे हमारा देख लेते हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। तो ये थोड़ा सा ये भी है, यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा छोटा सा है ये कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है कोको मददगार है कि इसके आधार पर हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों को कठोरता कम करने का खोजा जा सकता है नया इलाज। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी लेकर हम लोग फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जितना शेयर हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आगामी एग्जाम देने वाले हैं, उनको बहुत ही फ़ायदा साबित होगा ये, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।